अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ राफिया। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम गौहर। My name is Yunus Khan. That's it. ये आज ये क्यों शॉर्ट क्यों कह रहे हैं आप लोग? कंप्लीट क्यों नहीं बता रहे? क्या Understood now. हाँ एग्जैक्टली, क्या हुआ? सबको आदत हो गई है। दिल टूट गया? नहीं टूटा नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ सबको आदत हो गई, उनको पता चल गया वी डोंट नीड टू रजिस्टर आवरसेल्व्स एनीमोर, है ना? और बड़ा क्यूट होता है। Welcome to our show गपशप। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने हमें अभी और आज ज्वाइन किया है, चैनल चेंज करते करते अगर आपकी नज़र रुक गई हमारे चैनल पे तो उनके लिए हमारा इंट्रोडक्शन तो बनता है। अगर आपकी नजर रुक गई है अनम पे तो This is what she was trying to say. तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Subscribe to our Play Entertainment YouTube channel. एग्जैक्टली प्ले एंटरटेनमेंट, आप हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वहाँ पे शोज देखिए, अनम का पूरा नाम देखिए और उसको गूगल पे सर्च कीजिए। थैंक यू राफे जी, यू मेड माई जॉब इजी। ओके जी, सबसे पहले अपनी को कौन स्टोरी लेकर आ रहा है? अच्छा, मैं स्टोरी नहीं कहूँगी और ये इनकी शख्सियत और पर्सनालिटी के साथ सूट भी नहीं करेगा। ओके। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं किसी मर्द मुजाहिद की, किसी लीडर की, मुझे लगता है कि कोई ऐसा सच्चा लीडर जब चला जाता है तो कौम का बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप बहुत बड़ा सरमाया खो देते हैं। बेशक। तो मैं यकीनन ये चीज़ जो है ना कभी कभी रियलाइज़ करती हूँ कि बहुत छोटी हूँ और इतनी अपने आप को इतना जुर्रत भी नहीं अपने अंदर रखती कि मैं इतने बड़े लीडर के बारे में अगर बात करूँ तो मैं बात ऐसे करूँ कि मुझे जैसा सब पता है। नहीं, तो आज कोई गलती कोताही हो और बहुत सारे लोग जो इनको जानते हैं, जो इनके कामों को जो इन्होंने किया है, क्योंकि अब ये हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इनका वफ़ात हो चुकी है और अल्लाह इनका वो जहान अच्छा करे। अल्लाह उनको, मैं डेफिनेटली खैर इनके अमाल ऐसे हैं कि यकीनन, लेकिन इनके लिए दुआ गो हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस मर्द मुजाहिद सैयद अली गिलानी के बारे में। सैयद अली गिलानी कौन थे? यकीनन बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता, जैसे कि मैंने कहा कि मैं नहीं जानती और ना मैं इतनी बड़ी जुर्रत रखती हूँ कि मैं इतने बड़े लीडर के बारे में बता सकूँ, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सैयद अली गिलानी जो हैं हुर्रियत रहनुमा के लीडर थे और इन्हें पाकिस्तान नवाज़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपको पता तो होगा ना कि कश्मीर के बारे में हम बात करते हैं, 14 अगस्त में झंडे भी लड़ा देते हैं, हम बिल्कुल कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं और क्यों ना देखना चाहें। हमारा मुसलमान मुल्क है, मतलब मुसलमान मुल्क, और उसके अलावा हमारे जो है वहाँ पे जुल्म, इंसानियत की बात अगर की जाए कि इंसानियत के हिसाब से हम सब इंसान हैं, हमें कितना तकलीफ़ होती है जब हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि भाई इंटरनेट कट कर दिया, हाई अलर्ट कर दिया, आपस में कोई बात नहीं कर सकता, वो अपने बाहर अगर उनकी कोई फैमिलीज़ रहती हैं उन तक उनका कोई हाल पुरसानी हाल नहीं होता, पूछने वाले कोई नहीं होते, और इतनी लंबी ड्यूरेशन का कर्फ्यू। बिल्कुल। और इंडियन आर्मी का इतना जुल्म और मुजालिम। सैयद अली गिलानी जो है 92 ईयर ओल्ड थे। अच्छा, ये पैदा हुए हैं 19 सितंबर 1926 में। 1926 में ये पैदा हुए हैं और सच इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन शायद इनके जो वालिदैन थे वो मिडिल ईस्ट से थे, बट वो माइग्रेट होकर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में आए। अब जब मकबूजा कश्मीर में आए तो इन्होंने तालीम हासिल की है लाहौर से। जी बिल्कुल कायनात, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई है और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सैयद अली गिलानी जो हैं ये इल्लामा इकबाल की शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इन्होंने वापस कश्मीर जाके इल्लामा इकबाल की 3 बुक्स थी जो कि पर्शियन फ़ारसी ज़ुबान में थी, उन्हें इन्होंने जाके उन तीनों बुक्स को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया। ये एक ऐसे मुजाहिद थे जो जिहाद और इल्म दोनों को साथ लेकर चलते थे, क्योंकि ये कश्मीर की आवाज़ बने। इल्म के ज़रिए इन्होंने इल्म की रोशनी फैलाई, लोगों में बहुत सारी बेदारी और शऊर जगाया, क्योंकि मुझे लगता है तलवार के ज़ोर से ही नहीं, इल्म के ज़ोर से भी लोगों को बदला जा सकता है। और ये ऐसे मैं कहूँगी कि फ्रीडम फाइटर थे और इतनी बड़ी इनकी शख्सियत थी कि कश्मीर में जब इनकी मतलब पता चला कि डेथ हो गई है तो बाकायदा इंडियन मोदी की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया कि कोई भी इनके जनाजे में ना पहुंच सके, और रातों रात जो है इनको दफनाया गया, छुपा के दफनाया गया कि लोग इनके जनाजे में इनके ना घर वालों को प्रेशराइज किया जाए। मैं कहती हूँ चले जिंदा तो थे, इतने बड़े लीडर थे, इनको अच्छा कश्मीर में बूढ़ा शेर भी कहा जाता है।
आप कितना भी दबा लें किसी सच्चे लीडर को, किसी ऐसे लीडर को कि जिसने, मैं दोबारा वो बात बोलूँगी कि ये शुरू से ना, जब इन कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में होती थी ना हिंदू मुसलमान जंग भी हो जाती थी कि जो पंडित वहाँ पे रहते थे, तो इन्होंने उनके हक के लिए भी आवाज़ उठाई। क्या बात है, ये Very इंसानियत के लिए इनका पैगाम ही था कि इंसानियत फैलाओ, मतलब उनको अपने इखलाक से इतना ज़्यादा जो है मुतासिर करो कि वो खुद आपके लिए आवाज़ उठाएं कि ना करो इन पे इतना जुल्म। तो मतलब इतने बड़े लीडर थे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को ऐसे लीडर से इतना खौफ था कि इनकी डेथ भी हो चुकी थी, तो भी इनकी फैमिली को प्रेशराइज किया गया और रातों रात इनको जो है दफना दिया गया और कहा कि इंटरनेट बंद कर दो, कि इनकी खबर, इनके मरने की कवरेज ना दो, कवरेज। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि सलाम है मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि उन्होंने ट्वीट किया, ताज़ियत की और उन्होंने ये बता दिया कि हम जो हैं कश्मीरियों के साथ हैं। और यकीनन मुझे इतना अफसोस रहा, मैं इनको जब पढ़ भी रही थी ना राफिया जी, तो इनके एक मैं कहूँगी कि इनकी वफ़ात से पहले इन्होंने कुछ कहा था और वो चीज़ मेरे दिल पर लगी और मैं अपनी ऑडियंस के साथ और आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ। इनकी बात थी कि इस फ़ानी दुनिया में अपनी रहलत तक, इस फ़ानी दुनिया से अपनी रहलत तक मैं भारतीय जुल्म के ख़िलाफ़ डटा रहूँगा। वाह वाह। इस फ़ानी दुनिया से अपनी रहलत तक मैं भारतीय जुल्म के ख़िलाफ़ डटा रहूँगा और अपनी कौम की रहनुमाई का हक़ हर हाल में हासिल करके रहूँगा। इंशाल्लाह। और क्या बात ऐसी है। आवाज़ कभी दबने वाली नहीं है। True. पर तभी भी नहीं, आई थिंक ही प्रूव्ड इट। और मैं ये चाहती थी मैं बस हाँ। चाहती थी कि ऐसे बड़े और इतनी मतलब बहुत बड़ी शख्सियत को थोड़ा आज अपने शो में आगाज़ में एक ट्रिब्यूट पेश करूं। और मैं बस ये कहती हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने अभी भी जस्टिफाई किया है कि नहीं किया इन लीडर को, लेकिन अल्लाह उनको वो अच्छा पता है, इनको जस्टिफाई तो खैर हम कभी भी किसी भी स्ट्रगल्स और चीज़ों को नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि वो जो करते आ रहे थे, जो उनका एम था, व्हाटएवर ही वाज डूइंग, हम उसको कंटिन्यू करें। हम बिल्कुल लेमन हैं, हम लोग वैसे लीडर्स नहीं हैं और हम लोग वैसे लीडर्स बनने का अगर आप में पोटेंशियल है तो बी वन, बट अगर आप में नहीं भी है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट स्पिरिट। आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने अपने लेवल पे जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ाने वाली बात होती है, तो आप ये रोल सिर्फ हम लोग नहीं, एक जो डिस्प्यूटेड एरिया है जो इंडिया की तरफ से भी लगता है, तो वहाँ पे जब आर्टिकल 370 हुआ था, इन्होंने तब पार्लियामेंट में उसको ओके ग्रीन सिग्नल दे दिया था इन 2019। द रीज़न यही कि थोड़ा सा मैं बता दूँ अपनी ऑडियंस को, आर्टिकल कि जो कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया एक तरह से, तो वहाँ पे अपने रूल्स अप्लाई होते हैं, उनकी अपनी असेंबलीज होती है, अपनी चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 370 जब पास हुआ इंडिया के पार्लियामेंट में, उसमें ये हुआ कि अब जो कश्मीर में, मैं कश्मीरी हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं हूँ असल में कश्मीरी, तो कोई प्रॉपर्टी कोई इंडियन सिटीजन आके मेरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ओनली कश्मीरी कैन बाय और सेल द प्रॉपर्टी इन कश्मीर। तो इंडिया ने ये पास किया कि ताकि यहाँ के लोग जाके वहाँ पे ख़रीदें, वहाँ पे सेटल हो, वहाँ पे और पॉपुलेशन बढ़ाएं, अपने प्रो नेशनल्स जो भी हैं इनको करने के लिए। एंड उस दौरान इट वाज लाइक 60 और 90 डेज़ का था जिसमें कर्फ्यू था। 90 डेज। हाँ, एंड ना किसी को खाने को नहीं मिल रहा, वहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। यूनाइटेड नेशन कहाँ है? ह्यूमन वायलेशंस जो हुई वो कहाँ है? वीटो हो जाती है ना। नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब ये 1948 में जब ये इशू हुआ था, जब ये हमने डिस्प्यूटेड करार दे दिया था, तो वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि हम रेफरेंडम करेंगे फॉर द कश्मीरी पब्लिक कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो अपना आज़ाद स्टेट बनाना चाहते हैं, इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। टिल नाउ मोर देन 70 years हैव पास्ड ऑन एंड रेफरेंडम नहीं हुआ। मतलब ये हम कहाँ खड़े हुए, मतलब कि हम एंजेलिना जूली जो आती हैं वो कहती हैं अफगानिस्तान में ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बट व्हाट अबाउट कश्मीर? कश्मीर में पूरी दुनिया नहीं देख अब राफी देख रही है, लेकिन इग्नोर कर रही है, वीटो कर रही है, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और आप भी समझते हैं सब पॉलिटिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और उस पॉलिटिक्स में नुकसान सिर्फ उन मासूम जानों का हो रहा है जो वहाँ पर है। राफी जी, मैं भी एक बात ऐड करूँगी। नॉर्मली यहाँ पे लॉकडाउन होता है, जैसे कि बहुत जब स्टार्ट में लॉकडाउन हुआ था 3 months का लगा था, तो कितना हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन हमारा कोविड का लॉकडाउन था। नहीं, मैं उसी बात से कुछ कनेक्ट करने वाली थी बात, कि हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं कि घर में बैठना है, 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, या हम कहीं जा नहीं सकते। तो अब जब हम कश्मीर की बात आती है तो वहाँ पर तो बिल्कुल आप लॉक हैं, आप बाहर निकल भी नहीं सकते, बिल्कुल लॉक हैं। आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है या कुछ भी करना है, आपको घर पर ही सब कुछ करना है। तो मैं कहती हूँ उनका बहुत बड़ा सब्र है,
ये सब्र का इम्तिहान है जो और ये कि उनके सब्र साथ- इंशाल्लाह वही वाली बात है आफिया कि आफिया कह रही थी यही बात है अर्शिया कि ये सब्र बहुत जल्द पड़ेगा, क्योंकि ना कि सिर्फ लॉकडाउन में हमने थोड़ा फील किया कि उन पे क्या गुजरे, क्योंकि पिछले साल सिर्फ लॉकडाउन था, लॉकडाउन नहीं था। हम बार बार ये बात कहते हैं कि कर्फ्यू लगा था, नहीं, वो वीडियोस देखें, वो चीज़ें देखें जो पाकिस्तान तक पहुंचाई हमें। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि पता नहीं पाकिस्तानियों को कश्मीर से क्या लेना देना है। तो हमें कश्मीर से नहीं, हमें कश्मीर में हुए जुल्म से लेना देना है, क्योंकि हम अपने भाई बहनों को इस तरह से नहीं देख सकते। मैं आपको बता रही हूँ कि कर्फ्यू नहीं, वहाँ पे जब भी इंडियन फौज का दिल चाहता है वो किसी भी घर जाके किसी भी मासूम बच्चे को पकड़ के ले जाता है। Yes. तो इस जुल्म पे बात करनी चाहिए, लेकिन खैर ओके, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगी कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं कश्मीरी, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। तो इंशाल्लाह आपका सब्र जो है वो ज़रूर एक मकाम पर आएगा कि जब आपको इसका एक फल मिलेगा इंशाल्लाह। और सब्र का फल मीठा होता है। इसी तरह हमारे पास एक ब्रेक है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कश्मीर पे, उसी से रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है, बहुत बोलते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो उनके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, दूध मांगोगे तो हम पनीर कर देंगे, कश्मीर मांगोगे अभिनंदन वाला सीन कर देंगे। बात है। वैसे एक बात बताओ, ये सब बातें सिर्फ उनकी मूवी तक ही हैं, असली में कुछ भी नहीं है। असली में हमारे वैसी सर्जिकल स्ट्राइक होती है जो अभिनंदन के साथ हुई थी। तो यू नो, मूवी इज अ मूवी। अच्छा, they made a movie about it. बालाकोट के 2-3 दरख्त गिरा के उन्होंने बहुत नुकसान किया हाँ, पाकिस्तान। बस 3 दरख्तों का नुकसान किया। हम जरूर रिवेंज वन थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान 2 years बैक यूनाइटेड नेशन में गए थे, एंड मुझे याद नहीं पड़ता उससे पहले किसी लीडर ने, पाकिस्तान कंट्री के लीडर ने जाके कश्मीर पे बात की हो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे। एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट, दैट्स अ बिग थिंग कि आप सिर्फ पाकिस्तान का दर्द नहीं, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है उसका दर्द भी रखते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग ही हैज़ डन। सही बात है, बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपके बात से मुझे एक शेर याद आया, मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगी। इरशाद। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, वाह। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। क्या ही बात है, क्या इंडिया नहीं मिलेगी, इंडिया नहीं मिलेगी आप। इसमें मैं आपको एक मेडिकल फैक्ट बताऊं कि एक मेडिकल फैक्ट है, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे के रोने, अगर इस ड्यूरेशन के बीच में आप रोते हैं तो आपका वेट लूज होता है। अब आप कहेंगे हाउ इज़ इट इवन रिलेटेड, मैं आपको बताती हूँ। जब आप हमारे पड़ोसी मुल्क के चैनल्स, आप 7 से 10 के बीच में जब आप करंट अफेयर चैनल्स देखते हैं तो वो कश्मीर का रोना रो रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो 7 से 10 वो इतना रोते क्योंकि मुझे लगता है उनके अंदर ना वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। उनके अंदर ना, उनके पास ना मटीरियल है, ना बात करने को है, ना लॉजिक है, ना कुछ है। बस दे कीप क्राइंग अबाउट द थिंग्स जो उनकी ना है ना होगी। ये वो नहीं, बच्चे होते लेकिन, हैं जिनको ये वो बच्चे होते हैं जैसे कि मम्मा मना कर देती है ना, बेटा ये चीज़ नहीं लेनी, वहाँ बैठ के रोने लगते हैं, तो ये वो वाले बच्चे हैं। लेकिन राफिया जी, वो तो रोते हैं मगरमच्छ के आंसू ना, लेकिन हमें खून के आंसू रुलाते हैं जब हमारे लीडर्स के साथ बहुत जुल्म करते हैं। क्योंकि जो सैयद अली गिलानी है, ये 10 साल जेल में रहे, भारतीय जेल में रहे, बिना किसी, मतलब वही वाली बात है ना कि ना ही आपने कोई जुर्म किया, लेकिन आपको सज़ा दी जा रही है इसलिए कि आप कश्मीर के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे लिखा रहे। और आप देखेंगे इस हद तक दुश्मनी, मैं तो मोदी को कहती हूँ कि एक बार अपना दिमाग का चेकअप करवाए। खैर डॉक्टर्स भी पागल हो जाएंगे, प्लीज़ मत जाना तो। लेकिन उन्होंने, इनकी वफ़ात हो चुकी है और इनकी एक, कहते ना, आखिरी तमन्ना, आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे श्रीनगर के शहीदों के कब्रिस्तान में, वैसे तो पूरा कश्मीर ही इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया शहीदों का, लेकिन शहीदों के कब्रिस्तान में मौदफन करें, उस ख्वाहिश से भी मोदी को बड़े मसले थे और इसने ऐसा नहीं होने दिया। कायनात, मैं भी एक छोटी सी बात ऐड करूँगी। अपने सिर्फ वही नहीं होते जो खून के रिश्ते होते हैं, अपने सिर्फ वही नहीं होते जो खून के रिश्ते होते हैं, अपने तो सब वो होते हैं जो एहसास करते हैं और जो ख्याल रखते हैं। वाह, सही बात है, सही बात है, सही बात है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो करना कर लो। वैसे वेरी नाइस, you know, एक बात है, I love it, I love it. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो करना है कर लो। पाकिस्तानी अर्नब को
The nation wants to know. अच्छा, मुझे एक बात याद आई, आपने कहा था कि एक उनका लॉ है उसके तहत मतलब आप ज़मीन नहीं ले सकते हो कश्मीर में, तो क्या ये अदर देन दैट अगर कोई कश्मीरी और वो लेना चाहे तो वो नहीं, उसके लिए नहीं है कश्मीर की ज़मीन? नहीं, देखिए मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पे ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कराची इसमें पैदा हुई हैं और चीज़ें, तो आपने आके अगर प्रॉपर्टी लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते अनटिल अनलेस यू मैरी समवन देयर जो कश्मीरी है। तो यहाँ पे फोर्स मैरिजेस भी हो रही हैं। अच्छा। लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे वो इसी चक्कर में शादी कर रहे हैं कि यार उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, तो वो फोर्स मैरिजेस भी हो रही हैं। एंड मैं बता रहा हूँ जुल्म की इंतहा हो गई है। तब आपका इंटरनेशनल मीडिया आंखें बंद कर लेता है क्योंकि अफगानिस्तान में यूएस इन्वॉल्व था, दैट इज़ द ओनली रीज़न अफगानिस्तान हाईलाइट हो रहा है। बट कश्मीर इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। वहाँ पे लोग वो होती है बिल्ली जो दूध पीती है आंखें बंद करके कि कोई देख नहीं रहा, तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग देयर। एक बात कहना चाहती हूँ राफिया जी, कब हाईलाइट हो रहा है? अफगानिस्तान भी तब हाईलाइट हो रहा है जब यूएस उसमें से निकल रहा है। वो कायनात ने बहुत अच्छा बोला था, हाँ। भगोड़ो भाग गए। चलो 20 साल हो गए थे, अब कितना और लेके बैठते? और अमेरिका हमेशा हारा है। एग्जैक्टली। और पठानों से नहीं लड़ सकते वो। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर के लोगों के बारे में मेरा थोड़ा सा रहा है एक्सपीरियंस कि वो बेइंतहा खूबसूरत और सॉरी टू से कॉम्प्लेक्शन के बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, जो कि हमारे एशियन लोग, जो हमारा पाकिस्तानी स्किन टोन है ना थोड़ा सा गंदुमी ब्रिटिश है, तो मतलब मैं ये नहीं कि मैं उस फेयर कलर को प्रमोट करूँ, लेकिन मैं उनके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। और उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है बट वो गुस्से के भी बहुत तेज़ होता है। तो कश्मीरी आदमी को आप कह रहे हो ना कि फोर्स मैरिजेज और इस चक्कर में लोग औरतें कश्मीरी आदमियों से शादी करती हैं, तो मेरी बहनों ज़रा एहतियात से कीजिएगा, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी। मेरे लॉस सारे कश्मीरी हैं और वो मकबूजा कश्मीर से हैं, नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान वाला कश्मीर, मकबूजा कश्मीर। तो जो चीज़ मुझे कश्मीर की मतलब वैसे सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सबसे मज़े का जो दुनिया में है वो है कश्मीरी कुजीन। और ये मैंने लिटरली बाद में मुझे पता चला, और वो कितनी मेहनत से बनता है, वो कितना डिफरेंट है हमारे खानों से और कितना हेल्दी है वो एक्चुअली। ये जब आप खाते हैं तो आपको पता चलता है। और अब मैंने जब कश्मीरी कुजीन खाना शुरू किया, मैंने उनके डिशेस खाने शुरू किया, उनके बड़े मज़े मज़े के नाम भी हैं। तो आपके जो शादी के फंक्शन हुए थे वो कश्मीरी रिवाज से नहीं, बहुत अच्छे होते हैं, वो नॉर्मल हुए थे। लेकिन हम लोगों ने जो अपने बच्चे की बर्थडे की थी उसमें मैंने पूरी कश्मीरी थीम, कश्मीरी खाना, कश्मीरी टोपी, बिकॉज मेरे बच्चे भी कश्मीरी हुए ना, बिकॉज वहाँ का फूड जो है ना बहुत देसी है और ऑर्गेनिक है। और वहाँ पे बहुत कम एरियाज है जहाँ पे गैस भी नहीं है, तो वहाँ पे लकड़ी पे खाना बनता है और उसके फिर अलग ही टेस्ट है, अमेजिंग। ओके, मैं भी आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है मेरा आज का, बेसिकली जब हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें एक डिवाइस लगती है जो कि हम लोगों को डिटेक्ट करती है। GPS। नो GPS इट्स अ डिफरेंट थिंग। ट्रैकर की बात कर रही हूँ कि ट्रैकर जो है वो गाड़ी में लगता है, तो वो आप गाड़ी बता सकते हैं कि कहाँ है इस टाइम पे, तो जैसे स्नैच भी हो जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। बट मैं आज बात करूँगी GPS पे। GPS इज़ ग्लोबल पोजीशन। यस, तो बेसिकली एक साहब हैं जिन्होंने ये एक सिस्टम बनाया है। छोटी सी एक डिवाइस है, बेसिकली आप उसको कैरी कर सकते हैं बैग में भी, वैसे नॉर्मली भी आप पॉकेट में भी इसको कैरी कर सकते हैं। नॉर्मली आप बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके बैग में रखवा सकते हैं। बच्चे किडनैप हो जाते हैं तो उनके लिए कितना ये सेफ्टी पर्सन पे बहुत अच्छा है। उसमें एक सिम लगती है और उसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है, और मेमोरी कार्ड जो है वो पूरा प्रॉपरली, लेट सपोज हमारी सिम ब्लॉक हो गई है या उसमें काम नहीं कर रहा, तो वो जो मेमोरी कार्ड है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप बच्चों के लिए आप ये छोटी सी एक डिवाइस ले लें, उनके बैग में डाल दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियों के साथ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। तो ये आप इजीली जो है इसको, ये कैमरा भी है इसमें? अच्छा, मैं कैमरा तो नहीं है अभी, बट ये है कि आप उसकी ये डिवाइस ऑलरेडी मेरे पास है। ओह वेरी नाइस। 5,000 रुपए की मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। आपको डिवाइस है? नहीं, ये डिवाइस बाय द वे मिल रही है और पाकिस्तान में भी बड़े आराम से मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है। GPS छोटा सा डिवाइस है, ये आपको 5,000 रुपये या समथिंग जहाँ पे भी आप हैं आपको मिल जाएगा डिलीवरी चार्जेस के साथ। इसमें होता ये है कि एक तो ये GPS सिस्टम आपका पूरा जहाँ पे आपकी बच्ची या गाड़ी या वो जो भी चीज़ मूव करिए वो आपको पता चलता है। दूसरा, उसमें जो सिम है, जब आप उस सिम पे फ़ोन करते हैं तो उस सिम पे फ़ोन करने से ये होता है कि आप वहाँ कोई उठाएगा नहीं बिकॉज वो डिवाइस है, लेकिन वो ऑटो
उठ जाएगा और आप वहाँ पे मौजूद सारी बातें सुन सकते हैं जो मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड भी हो रही होंगी। ये डायरेक्टर साहब ब्रेक में ना ये डिवाइस रखेंगे। ये जो GPS ट्रैकिंग वाला सिस्टम है, ये अगर आपने सुना हो कि जब वैक्सीनेशन लग रही थी तो लोग बोलते कि हमारे अंदर चिप डाल रहे हैं। हाँ, और आप एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जो समझते नहीं कि अंदर आपकी चिप डल रही है, ट्रैकर डल रहा है, तो ये क्या है? फोन क्या है? तो ये इसमें भी ट्रैक हो रहे हैं। तो इट्स डजंट मैटर कि आप इसको समझें कि ये चिप है, ये ट्रैक हो गया, कोई हमारी मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। लेकिन इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। ट्रैक हो रहा है, लेकिन राफिया जी ने कहा कि ऑटो जो है ना खुद ही बातें, जहाँ बैठे में वहाँ पे बातें सुनते हैं, मतलब ये चीज सेम। और मेमोरी कार्ड है तो वो सारी ये पहले बताएं लिया क्यों है? आप अपने हस्बैंड के पॉकेट में तो नहीं डालते? बच्चों के लिए लिया है ना। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम, लिटरली सीरियसली जो भी इनका पॉइंट था बच्चों की सेफ्टी, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है। बच्चों की सेफ्टी के आप लिए कभी होते हैं बच्चों को ड्राइवर के साथ भी भेजते हो, कभी बच्चे आपके अकेले भी जा रहे होते हैं, कभी कोई कंबाइंड स्टडी में जा रहे होते हैं। यू कहते हैं ना कि अभी जो उस दिन अनम ने बात की थी, खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की आंख। मगर राफिया जी, यू हैव टू कीप एन आई। राफिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बताना नहीं चाहिए कि आपके बैग में कुछ है। एक और चीज़ है कि अगर आप बच्चों के पर्स में डाल रही हैं या बैग में डाल रही हैं, आप उनकी प्रिवेसी को ना इंटरफेयर कर रही हैं उसमें। मतलब आप उनके बच्चों के फ़ोन ट्रैक कर रही हैं, या ऐसा आपने सिस्टम लगाया कि आप उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन है कि बच्चों का मतलब एक सर्टेन एज तक, व्हेन दे आर इन टीन्स, तो वो उसको रिबेल भी कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बात याद है। देखिए यूनस, हम लोग बच्चों की सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ सेफ्टी। अगर हम उनकी लाइफ में पर्सनली नहीं जाएंगे तो आप सोचें ना कि हम उनके बारे में हम लोग सर्च नहीं कर सकते। आपको रखें उस जगह पे कि आप वो टीनेजर हैं और आपके पेरेंट्स ऐसे करते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा। मगर मुझे ऐसा लगता है यूनस, हर बात अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए। अच्छा मेरे बच्चों, सिर्फ ये बच्चों के लिए ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चियों के लिए भी बहुत सेफ्टी कर। नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं, हम भी बच्चे थे, हमें भी पता है कैसा टाइम होता है। बच्चों की प्राइवेसी, कोई बच्चों की प्राइवेसी नहीं होती। एटलीस्ट एक एज लिमिट तक बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं होती जब तक उनको प्रॉपर अकल ना आ जाए। देखिए वालिदैन का पर्पस क्या है दुनिया में, वालिदैन क्या करते हैं? वालिदैन बच्चों को सिखाते, बताते, पढ़ाते, समझाते हैं ना, उनको सिक्योर करते हैं, उनको सेफ रखते हैं। तो एक वक्त जब बच्चों को लगता है कि हमारी आज़ादी है, हमारा फ्रीडम है, मैं भी उस टाइम पे से गुजर चुकी हूँ और आप सब लोग गुजर चुके होंगे, लेकिन उस वक्त में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं या हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो देयर इज़ नथिंग लाइक प्राइवेसी फॉर किड्स। एटलीस्ट मुझे लगता है 18 साल तक, 18 साल तक प्राइवेसी नाम का कोई वर्ड वालिदैन और बच्चों के बीच में नहीं होना चाहिए। ऑन दैट नोट वी आर टेकिंग अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मैं भी राफिया जी से एक छोटी सी बात ऐड करूंगी कि इन्होंने कहा कि माँ बाप के साथ कोई भी प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है जब हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कोई बात छुपाते हैं माँ बाप से या बड़ों से बात छुपाते हैं, लेट सपोज माँ बाप नहीं होते तो हमारे जो बड़े बहन भाई हैं, अगर उनसे हम कोई बात छुपाते हैं तो कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो तब भी तो हमें बतानी होती है ना। अल्टीमेटली आपकी बैक आपके घर वाले ही, क्योंकि आपको कोई भी बाहर से कोई भी सपोर्ट नहीं करता, एंड इनफैक्ट कोई आपके कजन्स नहीं, फ्रेंड्स नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको फैमिली जो है वो सपोर्ट करती है। ये बच्चों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा फ्रेंड्स हैं, वो एक लिमिट तक अपनी अकल तक बता सकते हैं, अपने माँ बाप से, अपने माँ बाप से कोई बात भी ना छुपाएं। लेकिन अर्शिया, अनब, मैं इस चीज़ पे मैं भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम भी बेटियां हैं और हम भी हमने भी अपने माँ बाप को देखा कि उन्होंने हमें किस तरह से ट्रीट किया या हमारी परवरिश किस तरह से की। मैं बिल्कुल राफिया जी की बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ है, क्योंकि जब तक आप, वो कहते हैं ना कम अक्ल, कच्चा दिमाग जिसको कहते हैं, कि जब तक आप मेच्योर नहीं है 18 साल तक। लेकिन यही चीज़ है कि जब आप कम अक्ल होते हैं तो आपको नहीं अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है, और दोस्तों को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद भी छोटे, हमारे दोस्त हमारे हमारी बुराई हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है। कायनात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने कहा कि जब तक 18 साल का नहीं होता बच्चा तो मैच्योर नहीं होता। यहाँ 50 साल के नहीं है तुम्हारे केस में, कोई डिजिट नहीं है जब तक बालिग नहीं होता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप के साथ कोई प्राइवेट चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको हर चीज़ बताएं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हर चीज़ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़
मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अपने बच्चे को ऐसा तैयार करें कि वो आके खुद शेयर करे, ना कि आप उस पर ट्रैक करें, उसका फ़ोन चेक करें, ये करें। मैं इस चीज़ इससे वो और करेगा। अच्छा, इससे वो और करेगा, रिबेलियस होगा। ये जो हम प्रिवेसी की बात कर रहे हैं, या आप अपने बच्चे को बगैर उसको ऑब्वियस किए करेंगे, क्योंकि आपने अगर उसको ऑब्वियस कर दिया तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। आप उसको इतना कंफर्टेबल करें, इतना कंफर्टेबल, हम बीइंग अ पेरेंट हम लोग का रोल है कि हम उसको इतना कंफर्टेबल करें कि वो खुद हमारा बच्चा आके हमको बताए। व्हेन यू वर इन योर टीनेज, तो आप जरा सोचें एक सेकंड के लिए कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रैक लगा रहे होते और आपको उस टाइम आपके अगर वो फ़ोन चेक कर रहे होते और आपकी डायरीज़ खोल के पढ़ रहे होते, डायरीज़ तो लिखती होंगी आप, तो आपको कैसा लगता? तो वो एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट भी करना चाहिए और बच्चे को ऐसा तैयार करना चाहिए कि अल्लाह ना करे कुछ मिसहैप होता है या कोई इशू होता है तो वो शेयर करे आके। मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँ, एक सेकंड। जो माँ बाप से बढ़ के कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होता बाहर। बिल्कुल। माँ जो है वो अपनी बेटी की इतनी अच्छी दोस्त होती है, हर चीज़ जब आप उनको बता रहे होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी कर रही होती है। इसलिए गाइड कर रही होती है क्योंकि उसने पूरी अपनी लाइफ को पूरा ट्रैकल किया होता है, पूरी लाइफ को उसने सर्वाइव किया होता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सही बात है। लेकिन यूनस, आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोच रहे हैं कि उनको पता चल जाएगा तो वो डिग्रेड करने वाला? आप ये भी तो सोचें कि माँ बाप अपनी सेफ्टी, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, बच्चे किडनैप होते हैं, खुदा ना खास्ता उनके साथ जो रेप, आपको पता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं माशरे में, तो अपने बच्चे को सिक्योर करने के लिए भी। और उसमें ये भी तो है ना, बता के कीजिए। नहीं, उसको बता के नहीं कीजिए, बच्चे को बताए नहीं, क्योंकि उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो उस हर्ट होगी। लेकिन ये रखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग आपके बच्चे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बेटा हो या बेटी हो, ये होता है। और पता फिर तब चलता है जब पानी सर पे से गुजर जाता है, तब वालिदैन भी अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। अगर बता दिया तो खुदा न खास्ता बच्चे के मुंह से निकल गया और किसी क्रिमिनल इंसान को, मतलब एक मुंह से निकल गया, किसी को पता चल गया और उसने वो ट्रैकर हो गया, डिवाइस हो गया, जो भी फेंक दिया, कहीं ले गया, तो मतलब सेफ्टी फॉर एग्जाम्पल कि आपने ट्रैकर लगाया अपने बच्चे के पर्स में या कहीं भी और उसको पता चल जाता है, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स? उसको फिर कभी आप पे ट्रस्ट होगा? नो, इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा? आपकी औलाद है ना, आप उससे लेके बैठ के समझा सकते हो, बेटा ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए, तुम्हारी इसके लिए, मैं तुम्हें डाउट नहीं कर रही, मेरा तुम पे कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी सेफ्टी के। आप समझाने का तरीका होता है, जब तुम बाप बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। राफे जी, ये तरबियत का भी होता है। आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की होगी तो वो कभी आपसे सवाल करेगा ही नहीं। तो देखें, तब पहले फोन्स नहीं थे, ट्रैकर्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तब भी तो हम सीखे ना। इंसान गलतियों से सीखता है। तब भी तब का माहौल कुछ और था। यूनस, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है। हाँ ना, तब का माहौल कुछ और था, अब का माहौल कुछ और है। जब से दुनिया बनी है माहौल ऐसा ही है। नहीं। बुराई और अच्छाई की जंग हमेशा रही है, मगर इतनी रोशनी नहीं थी जो आजकल के दौर में रोशनी है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन अनम, तुम्हारा क्या पॉइंट है? अच्छा, व्हाट आई बिलीव कि अगर आप ट्रैकर लगा देंगे बच्चे की गाड़ी में तो वो और ज़्यादा मोहतात रहेगा। उसके पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट होगा कि मेरी गाड़ी में ये चीज़ लगी हुई है तो मुझे यहाँ नहीं जाने, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो ये इसकी इत्तला मेरे अम्मा या अब्बा उनको पता चल जाएगा। तो एक बात बताऊँ, एक तरह से ये, जी श्योर बताइए। नहीं, इस बात के पीछे मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम लोग छोटे थे और हमारे पेरेंट्स हमको मना करते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मैं देखती थी मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को तो मना नहीं कर रहे, वाई माई पेरेंट्स आर लाइक दैट, वो मुझे क्यों मना कर रहे हैं। एक पॉइंट पे आके मुझे समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स मुझे सही मना कर रहे थे। और जब मैं अपनी उन लोगों को देखती हूँ जिनके पेरेंट्स को मना नहीं कर रहे होते, छोड़ दिया था, वो आज लिटरली दुनिया में रुल रहे हैं, रुल के सीख रहे हैं। और मुझे उनको देख के मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमको रोका, और हम उस वक्त जैसे भी रुके, गुस्से में रुके, रेबेलियस होकर रुके, जैसे भी रुके, बहुत अच्छा क्या रुके। वो कहते हैं कि सारे ऐसे फेल हों लाइफ में, अगर उनके पेरेंट्स की अगर उन्होंने नहीं सुनी या कुछ उन्होंने मिस्टेक्स की अपने यंग एज में, ज़रूरी तो नहीं कि वो ज़िंदगी में आगे तक चलते चलते ज़िंदगी में फेल ही होते रहे। पर डिबेट, हमारी डिबेट उस डिवाइस पर थी, और उस डिवाइस, सही बात है, वो डिवाइस, गैजेट, व्हाटएवर यू कैन से, जिससे हम अपने बच्चों की ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर थोड़ी नज़र रखते हैं। तो उस हवाले से ये हेल्पफुल है अगर आप लगाना चाहते हैं। मैंने तो यूजुअली देखा है कि बहुत सारे जो वालिद होते हैं लड़कों के लिए स्पेशली लगाते हैं, क्योंकि उनके जो है ना बेटे
रात में गाड़ी लेके कभी हाईवे निकल जाते हैं, यहाँ निकल जाते हैं, तो उनका होता है कि जी रात में ये पढ़ाई करें और दोस्तों के साथ आवारागर्दी ना करें। इन दैट सेंस मुझे लगता है कि डिवाइस बहुत यूज़फुल है। अक्सर बच्चे जो है ना, ये जो आपने बात की बिल्कुल सही करी, इस चीज़ में वो ड्रग एडिक्ट भी बन जाते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। तब पता चलता है जब वो बुरी तरह एडिक्शन में आ चुका था, उसकी सोशल लाइफ, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसका फ्यूचर सब तबाह हो रहा और होता है। तब पता चलता है। राफिल जी, बीइंग अ चाइल्ड मैं ये भी कहूँगी, यकीनन आप लोग शायद इस बात से एग्री करें, हमारे माँ बाप का ना हमारी ज़िंदगियों पे बहुत हक है। तो ये चीज़ें ना करें कि ये चीज़ें ना करें कि हमारे माँ बाप जो है हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं है। यकीनन उनको ट्रस्ट है, लेकिन अब माशरा ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी आई है तो उसको पॉजिटिव वे में देखें और उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। ये बात समझ लेट आती है कायनात, जो आपने बात की बहुत प्यारी बात है, लेकिन ये बात समझ लेट आती है, बच्चे को समझ लेट आती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप बच्चे को ऐसे कह रहे हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो करेगा। जिसको करना होगा ड्रग्स आप वो उसे करेगा। समझाओ क्यों नहीं करो। यकीनन मैं मानती हूँ कि सख्ती करने से बच्चा और बिगड़ता है, लेकिन आप उसे इतना कंफर्ट जोन दें कि वो कोई चीज करे तो उसने आपके इल्म में डाली और आपको पता हो। ट्रू। और आप वाला बॉन्ड शेयर करना पेरेंट्स को बहुत जरूरी होता है। छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, 10-11 साल वालों की बात 10-11 साल वालों के पास तो मोटिव ही नहीं होता ना। मैं बात कर रही हूँ 18 प्लस। हाँ 18 प्लस। इसी बात पे हम आज का शो जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एक ऐसी डिबेट है जो चलती रहेगी। अनम प्लीज़ आप आज के शो का इख्तिताम कीजिए। इसी बात पे मैं अपने शो का इख्तिताम करना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले मैं एक शेर है वो कहना चाहूँगी। आजकल के जैसे कि हमारी दुनिया के हालात चल रहे हैं, तो उसमें एक ये शेर मैं पढ़ रही थी, कल रिसर्च कर रही थी मेरे हिंगोल वाले टॉपिक पे, तो ये लाइंस मुझे बहुत टच की, मैं अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कलम मिला तो बिका हुआ। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। वेरी डीप। इसी शेर के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।